जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 21 चलेगा और इससे पहले आपका टोटल 20 सेट कंप्लीट हो चुका है और सभी सेट का पीडीएफ जो है आंसर के साथ एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया है। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए, रात के 8 बज चुके हैं, इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा होता है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना उत्तर जरूर बताना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। चलिए बताइए, क्वेश्चन 1 के लिए आंसर क्या होगा। विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, विसरण की बात करें, ये एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ऑक्सीजन जो है प्लाज्मा झिल्ली के आर पार चली जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। किस प्रक्रिया के द्वारा? तो विसरण प्रक्रिया के द्वारा। तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे थे उनका बिल्कुल सही जवाब है। WBC की बात करें, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वाइट ब्लड सेल, हिंदी में श्वेत रक्त कणिका। ठीक है, और इसका जीवन काल कितना होता है आप लोग कमेंट करके बताइए। WBC का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है तो याद रखिएगा ल्यूकोसाइट, यहाँ पर लिख देते हैं ल्यूकोसाइट, ये WBC का वैज्ञानिक नाम है। आप लोग ये भी कमेंट करके बताइए RBC का वैज्ञानिक नाम क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? चलिए बताइए, क्वेश्चन 2 के लिए आंसर क्या होगा। तो ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। रेड क्लिफ लाइन की बात करें, ये किन दो देशों के बीच हो जाएगा? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। ठीक है, इस रेखा को कब घोषित किया गया था? तो 17 अगस्त 1947 को। ठीक है, 17 अगस्त 1947 को इस लाइन को घोषित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आगे देखिए, म्यूरेटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। म्यूरेटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही बोला जाता है म्यूरेटिक अम्ल और इसका सूत्र क्या होता है? HCl। ठीक है, HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक है, और सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों क्या है? तो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि ये जो है प्रबल अम्ल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, कपास के रेशों को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। बताइए, कपास के रेशों को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो साथियों इसको कहते हैं ओटाई। क्या बोलते हैं? ओटाई। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कपास के रेशों को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को जिनिंग बोला जाता है, जिनिंग इंग्लिश में, और हिंदी में इसको बोलते हैं ओटाई। यहाँ पर देखिए जिनिंग लिखा हुआ है इंग्लिश में और हिंदी में ओटाई। ठीक है, कपास की बात करें तो ये सबसे अधिक किस मिट्टी में होता है? तो कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो है काली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। ठीक है, रेगुर मिट्टी या फिर काली मिट्टी दोनों एक ही नाम है। आगे देखिए, भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या बोला गया है? भारत के इनमें से, यानी इन चारों में से बताना है यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है।
ऐसे तो पूरे भारत की बात करें तो यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार हो जाएगा झारखंड, लेकिन ऑप्शन में झारखंड नहीं है, तो दूसरे स्थान पर आता है झारखंड के बाद आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर सबसे पहले गठित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के गठन की कल्पना किया था? अब यहाँ पर आपको हड़बड़ी में आंसर नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। बोला गया है किसने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के गठन की कल्पना किया था। तो ये किया था किसने? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मोहन सिंह ने। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उड़ीसा के कटक में। जन्म कब हुआ था आप लोग कमेंट करके बताइए। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा कनाडा के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ग्रेट ब्रिटेन से नागरिकता को लिया गया है। ठीक है, नागरिकता को लिया गया है। आयरलैंड देश के संविधान से डीपीएसपी को लिया गया है, यानी राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसको आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। यूएसए के संविधान से क्या लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद और साथ में मौलिक अधिकार, ये कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और डैश के बीच हुआ था। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो भी बच्चे 23 जनवरी बता रहे, बिल्कुल सही जवाब है। 23 जनवरी 1897। 23 जनवरी 1897। अच्छा, 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, पराक्रम दिवस। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? डेट याद रखिएगा, 23 जून 1757। डेट पूछा जाता है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। और किसके बीच में हुआ था? बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रेकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। और क्लास का टाइमिंग जो है डेली शाम 7:30 बजे से पहला क्लास है, दूसरा क्लास रात 8 बजे से है। तो दोनों क्लास को आप लोग डेली अटेंड कीजिए। 7:30 बजे की क्लास में अभी आपका किरण पब्लिकेशन बुक से प्रैक्टिस सेट चल रहा है और 8 बजे आपका मिक्स प्रैक्टिस सेट। तो ट्रेकिया जो है मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? सिंपल सा क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र का भाग है। आगे देखिए, निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। ठीक है, अच्छा, लाइसोसोम की खोज किसने किया था पूछा जाता है? तो क्रिश्चियन डी डुबे ने। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं क्रिश्चियन डी डुबे, इसने ही लाइसोसोम की खोज किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आप लोग आंसर बताइए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न, इस कृषि को क्या कहा जाता है?
तो देखिए स्लैश एंड बर्न कृषि का मतलब क्या होता है, जंगल को काटकर कृषि करना। ठीक है, जंगल को काटकर कृषि करना, और अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस कृषि को कहते हैं दीपा। क्या बोला जाता है, दीपा बोला जाता है। छत्तीसगढ़ में भी दीपा ही बोला जाता है। अगर आपसे पूछे मणिपुर में क्या बोला जाता है, तो मणिपुर में इस पद्धति को कहा जाता है पामलू। स्लैश एंड बर्न कृषि पद्धति जो है मणिपुर में इसको कहते हैं पामलू। और झूम कृषि कहाँ पर बोलते हैं, तो झूम कृषि इस पद्धति को बोला जाता है असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन क्षेत्रों में इस पद्धति को कहा जाता है झूम कृषि। ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए बी ऑप्शन में झूम कृषि दिया हुआ है। चर्च द्वारा लगाया जाने वाला कर जिसमें कृषि उपज का 10वां हिस्सा शामिल था उसे क्या कहा जाता था। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए उसको कहा जाता था क्या, टीथे। सी ऑप्शन आपका सही है, टीथे। भारत में लोदी वंश का आखिरी शासक कौन था। तो लोदी वंश की स्थापना किसने किया था, बहलोल लोदी ने। और लोदी वंश का आखिरी शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो है किसके उत्तराधिकारी थे, तो सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा पुत्र था इब्राहिम लोदी, ठीक है, जो कि दिल्ली का सुल्तान बना था। और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है और उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो लोदी वंश का आखिरी शासक हो जाएगा इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी की बात करें तो आगरा शहर की स्थापना इसने ही किया था, सिकंदर लोदी ने। कब किया था आप लोग कमेंट करके बताइए। गुप्त समाज यंग इटली का गठन किसने किया। तो गुप्त समाज यंग इटली का गठन किसने किया था, इसका सही जवाब है मेजनी ने। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, किसने किया था, मेजनी ने किया था। आगे देखिए 1857 का विद्रोह निम्नलिखित स्थानों पर हुआ था। ठीक है, उनका सही क्रम बताइए, यानी सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, उसके बाद कहाँ पर हुआ था, आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बैरकपुर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 29 मार्च 1857 को स्टार्ट हुआ था। यहाँ से नेतृत्व मंगल पांडे का था। उसके बाद फिर मेरठ से होता है 10 मई, आप सभी जानते हैं 10 मई 1857, यानी डी के बाद आपका क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, उसके बाद कहाँ से हो जाएगा, मेरठ के बाद आपका यहाँ पर देखिए ऑप्शन में झांसी और दिल्ली है, तो झांसी दिल्ली में सबसे पहले दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली में 11-12 मई को हुआ था, और झांसी की बात करें तो यहाँ पे जून में हुआ था, जिसका नेतृत्व किया था लक्ष्मीबाई ने। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले डी, बी, सी, ए, देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया हुआ है। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल और रोटी। निम्नलिखित में से ब्रिटिश का वह गवर्नर जनरल कौन है जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे। और साथियों जैसे ही क्लास खत्म होगा इसका पूरा पीडीएफ आपको आंसर के साथ एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको बिहार पुलिस के लिए क्लास का नोट चाहिए, वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन बैंक चाहिए, शॉर्ट नोट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कर सकते हैं 9631887058। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1854 में, कब, 1854 में एक नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो इसके समय में 1857 की क्रांति होती है। विलियम बेंटिक, ठीक है, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, इसने ही 1829 में सती प्रथा का अंत किया था, और इसमें सहयोग दिया था राजा राम मोहन राय ने। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था। इसका आंसर है प्रायः 3000 वर्ष पहले। निम्नलिखित में से कौन गांधी इरविन पैक्ट 1931 से संबंधित नहीं था।
तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, ठीक है, महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था, ठीक है। तो सरकार राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर राजी हुई थी, इस एक्ट से बिल्कुल सही है। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति दी, ये भी सही है। साइमन कमीशन का गठन किया गया, ये गलत है। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया था, ये सब सही है। गांधी इरविन पैक्ट का जो प्रभाव पड़ा था, ए है, बी है और डी है, सी आपका गलत है, ठीक है। तो साइमन कमीशन का गठन जो है ये इरविन पैक्ट 1931 से संबंधित नहीं है। अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? आंसर है दयालु बुद्ध से, ठीक है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के समीप अजंता की गुफाओं में मानव जीवन, पशु पक्षी और प्रकृति का बहुरंगी इसमें चित्रण किया गया है अजंता की चित्रकारी में, ठीक है, और ये दयालु बुद्ध से प्रेरित है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था? मौर्य वंश के पहले कौन सा वंश था? नंद वंश, जिसकी स्थापना महापद्म नंद ने किया था। नंद वंश का आखिरी शासक हुआ घनानंद, जिसको हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इसका पुत्र हुआ बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र कौन हुआ था? अशोक, ठीक है। और मौर्य वंश का आखिरी शासक हुआ था कौन? वृद्धरथ, जिसकी हत्या किया था पुष्यमित्र शुंग ने। ये सब कल बता चुके हैं। तो ये सभी मौर्य वंश से संबंधित है, जबकि अजातशत्रु जो है हर्यक वंश से संबंधित है। हर्यक वंश की स्थापना इसके पिता अजातशत्रु के पिता बिंबिसार ने किया था, ठीक है। तो बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु के पुत्र उदयन, जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे रूसी क्रांति का जनक माना जाता है? आंसर है लेनिन को माना जाता है रूसी क्रांति का जनक। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। इनकी 2 पुस्तक है, दास कैपिटल, दूसरा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और इसका संबंध है जर्मनी से। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले अरब मुस्लिम थे, जो कि 712 ईस्वी में, आपको याद होगा 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, जो कि अरब का निवासी था। और उस समय भारत का शासक कौन था? भारत यानी कि सिंध, पहले सिंध बोला जाता था। तो उस समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर, ये आपने लूसेंट में पढ़ा होगा, ठीक है, जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने हरा दिया था। तो इसका सही जवाब है अरब। बर्मा, जो कि इस समय म्यांमार है, इसका प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था? यानी बर्मा को प्राचीन भारत में क्या बोला जाता था? तो साथियों, जातक कथाओं में इसका वर्णन मिलता है स्वर्ण भूमि के नाम से, यानी म्यांमार को स्वर्ण भूमि बोला जाता था प्राचीन भारत में। सी ऑप्शन सही है। अच्छा, भारत से बर्मा को जो अलग किया गया किस एक्ट के द्वारा, आप लोग कमेंट करके बताइए। जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर नीचे बताना है। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था? तो देखिए, दिल्ली सल्तनत के शासकों ने भारत के बहुत बड़े भूभाग पर शासन किया था। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना होता है, उसी के साथ दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल आरंभ होता है, और लास्ट में पानीपत का जो युद्ध होता है 1526 में, ये आखिरी होता है दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। तो 1206 से लेकर 1526, तो समाप्त हुआ था 1526 में। अभी हमने आपको पहले बताया था, ठीक है, 1526 में। किस मुगल बादशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? बताइए, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली लाया था? तो ये लाया था शाहजहां ने 1638 में, शाहजहां ने, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही है। आगरा की स्थापना किसने किया था? तो अभी हमने आपको बताया था सिकंदर लोदी ने। 1504 में सिकंदर लोदी ने
आगरा की स्थापना किया था। ठीक है, और आगरा को अपनी राजधानी बनाया था सिकंदर लोदी ने 1506 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था? देखिए ये सब क्वेश्चन बता चुके हैं, इसलिए गलत आपको आंसर नहीं करना है। और प्रैक्टिस सेट के लास्ट में जब क्लास खत्म हो जाए तो कमेंट करके अपना अपना स्कोर बता दीजिएगा, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 बता चुके हैं, इसका सही जवाब है। वर्तमान में इसके स्थान पर नीति आयोग आ चुका है। सही सुमेलित करें। चलिए बताइए। अच्छा, पंचवर्षीय योजना जो चला था, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो खत्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा, भारत की जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी वो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो कि 2012 में स्टार्ट हुआ था और 17 तक चला था। ये आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। तो यहाँ पर देखिए सही सुमेलित आपको करना है। तो भारत का संघ इसका है यहाँ पे हो जाएगा प्रधानमंत्री। राज्य में कौन हो जाएगा? राज्य में हो जाएगा राज्यपाल। नगर निगम में कौन होगा? महापौर। और ग्राम पंचायत में सरपंच। यानी 1 का ए, 2 का बी, 1 का ए, 2 का बी, 3 का डी, 4 का सी। देख सकते हैं ए ऑप्शन में ही दिया हुआ है। चलिए एक मैथ का क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी दिया हुआ है 23, 29, 35, 41। इसका 9वां पद क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद दिया है 23, सार्वधातुक निकालेंगे डी, तो कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में पहले पद को माइनस करके। तो 29 में 23 जाएगा तो कितना बचेगा? तो ये बच जाएगा आपका 6। आपको 9वां पद निकालना है, यानी कि A9 निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है A + 8D। तो A के जगह पे आपको 23 रखना है, फिर 8 गुना D के जगह पे 6, तो 23 + 8 × 6 = 48। तो 8 3 11, 4 2 6 1 7 71। यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन में 71 दिया हुआ है। GI टैग किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? बताइए। GI टैग, इसको हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक संकेत। तो ये जो है WTO देता है। WTO बोले तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आप लोग कमेंट करके बताइए। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लगाइए इसका आंसर। तो देखिए बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को, और अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था प्लासी का युद्ध, जो कि 23 जून 1757 को हुआ था। तो बक्सर की लड़ाई जो है अंग्रेज और दूसरे तरफ कौन था? एक तरफ तो अंग्रेज था, ठीक है, एक तरफ कौन था? अंग्रेज। और दूसरे तरफ कौन था? तो दूसरे तरफ था आपका मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और अवध के शासक सिराजुद्दौला। और बक्सर की लड़ाई के दौरान शाह आलम द्वितीय जो है मुगल सम्राट था। कौन? शाह आलम द्वितीय। तो यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा, बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। और प्लासी युद्ध में किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। दोनों को ध्यान रखिएगा। बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। ठीक है, तो ये जो युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को, और इस युद्ध में मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय तीनों की हार हुई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस युद्ध के बाद 1765 में एक संधि हो जाती है, इलाहाबाद की संधि, जिसमें मुगल सम्राट ने बंगाल की संप्रभुता जो है अंग्रेजों को सौंप दिया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता क्या है? साथियों, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जा रहा है ये पूरा आपको लिखा हुआ नोट्स के रूप में मिलेगा। ठीक है, जो पीछे हमने आपको व्हाट्सएप नंबर लिखाया उस पर मैसेज करके बता सकते हैं। तो अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता क्या है? इसका सही जवाब है शक्ति का पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब होता है बांटना। ठीक है, तो अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता क्या है? शक्ति का
पृथक्करण। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट में होती है। चलिए बताइए क्वेश्चन 32 के लिए आंसर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बहुत कम गतिज ऊर्जा होती है। अच्छा, ये जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट है ये क्या है? तो ये पदार्थ की एक अवस्था है जिसे पदार्थ की पांचवी अवस्था भी बोला जाता है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन, मुंगेर जिला से किस जिले की स्थलीय सीमा नहीं लगती है? तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार के दक्षिणी भाग में स्थित है। अगर आप मैप को देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो भागलपुर लगता है, लखीसराय लगता है, जमुई लगता है, जबकि मधेपुरा नहीं लगता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, क्योंकि मधेपुरा जो है बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में है और मुंगेर जो है ये दक्षिणी भाग में है। बाकी ये सभी सटता है। पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को किससे जोड़ता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? एक है पूरब पश्चिम गलियारा और दूसरा है उत्तर दक्षिण गलियारा। तो पूरब पश्चिम गलियारा की बात करें जो कि 3300 किलोमीटर लंबा है। पूरब पश्चिम गलियारा 3300 किलोमीटर लंबा है, जो कि कहाँ से कहाँ तक है? जो कि असम के सिलचर से स्टार्ट होता है और गुजरात के पोरबंदर तक जाता है। तो पूरब पश्चिम गलियारा सिलचर को किससे जोड़ता है? सिलचर असम में है और पश्चिम में गुजरात में पोरबंदर से जोड़ता है। और दूसरा जो उत्तर दक्षिण गलियारा है उसकी लंबाई 4000 किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर दक्षिण गलियारा की लंबाई 4000 किलोमीटर है, जो कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? जो भी क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जाता है उसको ध्यान से सुनिए, वहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। तो कोयना बांध जो है ये महाराष्ट्र में है। किस नदी पर है? कोयना नदी पर। अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 21 क्या घोषित करता है? किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाता है। और ये जो आर्टिकल 21 है ये अधिकार नागरिकों को, यानी भारत के नागरिकों को और गैर नागरिकों दोनों को उपलब्ध है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 21 जो है ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन तो आर्टिकल 32 से संबंधित है। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन ये 25 से 28 के बीच में आता है। शिक्षा का अधिकार तो आर्टिकल 21A है। ठीक है, आर्टिकल 21A जिसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। तो ये तो होगा नहीं, तो बचा आपका बी ऑप्शन। पहाड़ों पर जल उबलता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? समुद्र के तल से कम ताप पर पहाड़ों पर जल उबलता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है? इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किया था। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। 1829 में सती प्रथा के अंत में सहयोग किया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। और इन्होंने किस किस क्षेत्र में काम किया था? तो सती प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह, जाति व्यवस्था, ठीक है, इन सभी क्षेत्र में काम किया था। डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग होता है? तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, इसमें लाइगेजेज एंजाइम का प्रयोग होता है। डायमैक्स किसके समकालीन थे? आखिरी क्वेश्चन है, बताइए। तो देखिए डायमैक्स जो है ये बिंदुसार के दरबार में आया था। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी बिहार पुलिस का बैच चाहिए, आपको क्या करना है? प्ले स्टोर पर चले जाना है और वहाँ पर आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, सक्सेस वर्ल्ड MCQ। जैसे ही इंस्टॉल करेंगे उसके बाद ओपन करके आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है
तो ऊपर ही आपको बिहार पुलिस का बैच मिल जाएगा। यहाँ पर बाय नाउ करके इस बैच को ले सकते हैं, अभी इसमें ऑफर चल रहा है। ठीक है, इस बैच में आपको बहुत सारी चीज़ें दिया जाएगा। डेली क्लास आपको मिलेगा, दोनों क्लास का PDF मिल जाएगा 7:30 बजे और 8 बजे वाला आंसर के साथ में। सब्जेक्ट वाइज क्लास भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, बूस्टर नोट्स में जो क्लास में बताते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो सारा आपको लिखा हुआ मिलेगा 1 लाइनर फॉर्म में, प्लस बिहार पुलिस का पिछले 12-13 साल का क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो ये नंबर लिख लीजिए 9631887058, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके बता सकते हैं।